नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रेवोल्यूशन। आपने कभी दिन में सपना देखा है? दिन में सपना देखना बहुत कठिन काम। कितना कठिन? चलिए एक सवाल पूछता हूं। यदि आपसे कहा जाए कि कोई स्कूल है और इस स्कूल में सुबह प्रार्थना नहीं होगी या उसमें हाजिरी नहीं होगी, या यूँ कहें कि उसमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, पीरियड के लिए घंटी नहीं बजेगी, या जो तमाम फॉर्मेलिटी जो एक स्कूल के नाम पर प्रतीक रच दिए गए हैं स्कूली सत्ता व्यवस्था ने, या यूँ कहें कि देश की सत्ता व्यवस्था ने भी, तो क्या हम उस जगह को एक स्कूल कह सकेंगे? अच्छा, या यूँ कहें कि या मैं ये कहूँ कि अगर ये सब नहीं हो तो भी किसी स्कूल में सीखने सिखाने की चीजें हो सकती है, या इन सब प्रतीकों के पाखंडों का सीखने या बच्चों के द्वारा लर्निंग पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि सीखने में ये सभी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या आप इसे मेरा दिन का सपना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और क्या इस सपने को देखने का जो साहस है, तो आज से दशकों पहले 1910-20 में अंग्रेजों के शासन में भी यदि कोई देखता तो क्या वो देख सकता था? लेकिन हाँ, हमारे ही देश के एक शिक्षाविद ने ये सपना देखा था, और उससे उस सपने को हम आज भी दिवा स्वप्न के रूप में जानते हैं। दिवा स्वप्न यानी दिन में देखा जाने वाला सपना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं बात कर रहा हूँ गिजुभाई की। गिजुभाई गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने करीब 200 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, बहुत सी कहानियां लिखी थी, 20 किताबें उन्होंने माँ बाप और बच्चों के लिए लिखी। लेकिन इन तमाम साहित्यिक रचनाओं को अगर हम एक तरफ रख दें और एक पुस्तक जो शिक्षा जगत के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर लिखी थी, जिसका नाम था दिवा स्वप्न, अगर हम केवल उसे ही ले लें तो ये तमाम पुस्तकों पर वो एक पुस्तक बहुत भारी है, और शिक्षा जगत में रची गई तमाम साहित्य में इस पुस्तक का सर्वोपरि स्थान है। गिजुभाई का पूरा नाम गिजुभाई बधेखा था और पेशे से वो वकील थे। उन्होंने वकालत की काफ़ी अच्छा अध्ययन किया था। कुछ समय तक उन्होंने इस पर प्रैक्टिस भी की, लेकिन उनका बहुत अधिक समय तक वकील का काम में मन नहीं लगा, और फिर उन्होंने शिक्षा का काफ़ी अध्ययन किया। खास तौर से जब उनके एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम नरेंद्र था, और उनके लालन पालन के लिए जब उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों का काफ़ी अध्ययन किया, और उसके आधार पर जो उनके अनुभव रहे उसके ऊपर उन्होंने अपना एक तरह से उनकी जीवनी या उनके जो खुद के प्रयोग थे बाल शिक्षा मंदिरों के अंदर, उनको दिवा स्वप्न के रूप में उन्होंने लिखा। तो देखते हैं, एक नज़र डालते हैं दिवा स्वप्न की कहानी पर कि आखिर उस दिवा स्वप्न की कहानी में उन्होंने क्या रचा। दिवा स्वप्न की कहानी शुरू होती है एक लक्ष्मी शंकर नाम के शिक्षक से। लक्ष्मी शंकर वो शिक्षक है जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था से बहुत क्रोधित है, या वो उसको पसंद नहीं करता है। जो खास तौर से जो ये प्रतीक है, प्रार्थना, छड़ी के द्वारा टीचर को पीटना, या पीरियड, पाठ्य पुस्तक, परीक्षाएं, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं स्कूल के अंदर जो रची जाती है, उन सबको वो पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि ये यूनिफॉर्म, ये फॉर्मेलिटी, इन सब से बच्चे के सीखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसको लेकर वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो एक बार वो अपने एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अंग्रेज, उनके पास वो जाते हैं और अपनी ये सब तमाम बातों को रखते हैं। वो बताते हैं कि ये हाजिरी की ज़रूरत नहीं है, ये किताबों की, इस तरह की पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत नहीं है, और ये जो स्कूल का फॉर्मेट है ये बच्चों को सीखने से रोकता है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनकी बातों को लेकर सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम बहुत ही क्रांतिकारी बातें कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो उनकी बातों को सुन करके, और वो उन्हें एक चांस लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हें एक क्लास देता हूँ मैं, 4th क्लास वो देते हैं कि आप इस क्लास के अंदर जो भी आप करना चाहते हो पूरे वर्ष भर में करिए,
लेकिन आखिर में आपको परीक्षाएं बच्चों को दिलवानी पड़ेगी और बाकी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी भी नौकरी का सवाल है। तो वो उनको एक वर्ष देते हैं कि इस वर्ष में तुम जो भी प्रयोग करना चाहो करके देख सकते हो। तो ये छूट उनको मिलती है। वो लक्ष्मी शंकर अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले वो काफ़ी फिलोसफी, जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी है और शिक्षा शास्त्र है, उनका काफ़ी अध्ययन वो किए हुए होते हैं और उन सबसे लैस होकर के वो अपनी क्लास के अंदर जाते हैं। क्लास में जाते हैं तो लक्ष्मी शंकर देखते हैं कि क्लास बहुत ही अस्त व्यस्त है, शोर हो रहा है, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। वो उन्हें बैठाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इन्हें एक कुछ ऐसा शांत बैठाने के लिए वो एक तरीका निकालते हैं। वो एक खेल खिलाते हैं जिसमें ओम शांति वाला को खेल होता है। तो बच्चों को आँख बंद करके ओम बोलना होता है। इस तरह के वो खेल खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो ओम शांति का खेल खेलते हैं तो बच्चे करते ही हैं। आमतौर पे सभी शिक्षकों का अनुभव भी है कि बच्चा कोई म्याऊं आवाज़ निकालेगा, कोई जानवरों की आवाज़ निकालेगा, कोई किसी की आवाज़ निकालेगा, और वो बच्चों ने बिल्कुल भी उनको नहीं सुना। इसको लेकर पूरे दिन लक्ष्मी शंकर बहुत परेशान रहे। घर आकर के उन्होंने काफ़ी सोचा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि बच्चे मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। तो फिर लक्ष्मी शंकर देखते हैं कि भाई वो रात तक परेशान रहते हैं। रात को 12-1-2 बजे तक भी वो सो नहीं पाते और बहुत परेशान रहते हैं। तो फिर उन्होंने इसका कुछ समाधान काफ़ी सोचने विचारने की कोशिश की और उसके साथ वो फिर अगली कक्षा में जाते हैं। अगली कक्षा में जाते हैं तो जाते ही वो प्रवेश करते हैं और वो बच्चों को कहते हैं कि मैं आज तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले वो कहते हैं कि भाई आज तुम्हारी छुट्टी है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज हमें छुट्टी है, पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी शंकर कहते हैं कि छुट्टी से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो वो उनको एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अब वो काफ़ी शिक्षाविद तो थे ही और काफ़ी बच्चों की बाल मनोविज्ञान के जानकारी थे। जिस लहजे में वो कहानी सुनाते हैं वो इतना अच्छा होता है और इतने शानदार तरीके से वो कहानी सुनाते हैं कि बच्चे हिल भी नहीं पाते। और पूरे बच्चे, जो शैतान बच्चे भी थे, वो बहुत ही ध्यान से उनकी पूरी कहानी को सुनते हैं। यहाँ तक कि पूरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे फिर भी कह रहे होते हैं कि नहीं, इस कहानी को आप और आगे बढ़ाइए और सुनाइए और सुनाइए। तो इस तरह का एक वो कहानी सुनाते हैं और इसको देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चों को क्या पसंद है। इस तरह से वो सिलसिला कहानियों का शुरू होता है। कहानी दर कहानी, कहानी दर कहानी, करीब 10 दिनों तक वो लगातार बच्चों को अनस्टॉपेबल वो कहानियाँ सुनाते हैं। और इतनी कहानी सुनाने के बाद में और साथ में कहानी सुनाने के साथ में फिर वो जो भी कहानी सुनाते उसका वो मंचन भी कराने लगे। यानी वो मंचन भी कराते, नाटक कराते, बच्चों को अलग अलग पात्र देते, वो उनके डायलॉग बोलते बच्चे अपने मन से। और लक्ष्मी शंकर खुद भी उन नाटकों में, उन कहानियों के अंदर कोई ना कोई पात्र बनते, कोई बंदर बन जाते, कुछ राजा बन जाते, कोई सैनिक बन जाते, छोटे से बड़े सारे तरह के रोल भी उन्होंने उन नाटकों के अंदर बच्चों के साथ मिल करके किए और बच्चों को बहुत मजा आने लग गया। तो इस तरह कहानियों से उन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन अब समस्या कहाँ शुरू हुई? समस्या शुरू होती है स्कूल के जो भी फिक्स सिस्टम है उसमें खलल पैदा होता है। क्योंकि बाकी की जो चौथी, बाकी उसके अलावा जो बाकी क्लासें थी वो देख रही हैं कि इन बच्चों के तो मज़े हैं, दिन भर कहानियाँ सुनते हैं, नाटक करते हैं और मज़े लेते हैं। तो बाकी क्लासों में जहाँ गणित, अंग्रेजी, बाकी चीज़ें एक स्ट्रिक्ट मोड में पढ़ाई जा रही थी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, वो बच्चे जा करके शिकायत करते हैं, अपने ही टीचर को बोलते हैं कि आप भी हमें कहानियाँ सुनाओ, नाटक कराओ, नहीं तो हम भी चौथी क्लास में जाएंगे। और इससे बाकी टीचर बहुत परेशान होते हैं। और फिर जब वो कहानियों के मंचन करते हैं तो जाहिर है कि कक्षा में से बहुत आवाज़ भी आने लग जाती है। और जब वहाँ से आवाज़ें आने लगी तो शिक्षकों को मौका मिल गया, उन्होंने जाकर प्रिंसिपल को शिकायत की। देखिए, ये हर स्कूल में होता है, हर सिस्टम में होता है। जब भी आप अपनी लीक से हटकर कोई काम करने लगते हैं तो सिस्टम, जो पावर स्ट्रक्चर है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो अपने सत्ता के छिन जाने का एक एहसास अनुभव करने लगते हैं और तब वो एक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। प्रिंसिपल को भी यही लगा कि ऐसे तो ये स्कूल का ढांचा गड़बड़ा जाएगा। वो जाते हैं और लक्ष्मी शंकर को काफ़ी डांट डपट खिलाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारी क्लास से शोर आता है, ऐसे तो कैसे होगा, और पूरे स्कूल को उनको देखना है। तो इस तरह से वो लक्ष्मी शंकर को बोलते हैं। तो लक्ष्मी शंकर ये भी देख करके बहुत दिक्कत होती है कि भाई अब क्या किया जाए। तो इस तरह से
फिर वो आगे की अपनी कक्षाओं को शुरू करते हैं। इसी में एक वृतांत आता है कि भाई वो जब कहानियों के साथ साथ बाकी विषयों की चीज़ों को लाने लगे तो वो भूगोल पढ़ा रहे होते हैं। तो एक कक्षा के अंदर जब वो भूगोल पढ़ा रहे हैं, चट्टानों के बारे में, अलग अलग तरह की चट्टानें जो होती हैं उनके बारे में पढ़ा रहे होते हैं, तो और साइंस के काफ़ी टफ जो वर्ड होते हैं उनको वो उपयोग में ले रहे हैं। तो एक बच्चा होता है वो वहाँ सो जाता है, और जब वो देखते हैं कि ये बच्चा मेरी कक्षा के अंदर सो गया है तो वो लक्ष्मीशंकर काफ़ी आहत होता है कि भाई बच्चा मेरी कक्षा में अंदर सो कैसे रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे शिक्षण में ही कोई कमी है, तो इसके लिए क्या किया जाए। और जाहिर सी बात है जब कहानियों का मंचन करते हैं तो बाहर शोर भी हो रहा था, तो उससे बचने के लिए लक्ष्मीशंकर क्या करते हैं, चौथी क्लास को वहाँ से निकाल करके और बाहर ले जाते हैं नदी किनारे और उसके आसपास के इलाके। वहाँ वो कहानियाँ सुनते, उनका मंचन करते और साथ में वो विज्ञान के बारे में और अपने परिवेश के बारे में भी पढ़ते। तो चट्टानों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, वास्तव में चीज़ों को देखा, और साथ साथ में उन्होंने बहुत सारा आगे जब काम किया तो बहुत सारे संकलन भी किए, तरह तरह की पत्तियों के, जानवरों के अंडों के, घोंसलों के, हाँ, और चट्टान पत्थर। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा अपने आसपास उन्होंने संकलन करते, संग्रह करते बच्चे, और उन्हें अपने स्कूल के अंदर उनको सजाते, प्रदर्शनी लगाते। तो इस तरह से उन्होंने, उस समय पर कोई ईवीएस जैसा कोई सब्जेक्ट भी नहीं चलता था, लेकिन फिर भी ये सब उन्होंने अपने परिवेश को जानने के लिए साथ साथ में अध्ययन का काम शुरू किया, और बच्चों को मज़ा आ रहा था, इसलिए वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। इसी तरह से इस कहानी में लक्ष्मीशंकर ने जब काफ़ी दिनों तक उन्होंने लगातार कहानी सुना दी, तो कहानी सुनाने के बाद में जब उनकी कहानियाँ ख़त्म हो गई तो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते कि आप और कहानी सुनाओ, और कहानी सुनाओ। तो वो बच्चों से कहते हैं कि भाई कहानी तो हम हमारी जो भी याद थी वो सारी कहानी हमने सुना दी, अब तुम्हें जितनी भी कहानी याद है तुम भी सुना सकते हो, या अगर तुम्हें कहानियाँ इतनी पसंद है तो ये जो पाठ्य पुस्तक चलती है ये आप भले ही मत खरीदना, इनके पैसों से हम तुम्हारे लिए बहुत सारी कहानी की किताबें ले आएंगे। और वो उस तरह से पैसा इकट्ठा करके और अपनी क्लासरूम के अंदर एक पुस्तकालय बनाते हैं, क्लासरूम पुस्तकालय, क्लासरूम लाइब्रेरी, और उसके अंदर 150 से ज़्यादा किताबों उसके अंदर होती है, और इस तरह से बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार वो कहानियों की किताबें उपलब्ध कराते हैं। इस तरह उन्होंने स्कूल में क्लासरूम लाइब्रेरी का कंसेप्ट उस समय पर ही अपने स्कूलों के अंदर ले आए थे। तो इस तरह उनके जो अनुभव है, नए नए जो प्रयोग है, वो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक वृत्तांत आता है जब उनका लास्ट में जो बातें आती है कि भाई वार्षिकोत्सव होता है, एनुअल डे फंक्शन होता है उनके स्कूल का, तो वो उसको लाइक नहीं करते थे कि ये एनुअल फंक्शन सब फालतू की चीज़ें हैं और इसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो वो प्रिंसिपल को जाके कहते हैं कि मैं इसमें भाग नहीं लूँगा। प्रिंसिपल उनको डांटते कि भाई सब टीचर लेंगे, ये हमारा एक उसका वर्षों से परंपरा है और इसमें तुम्हें भाग लेना ही पड़ेगा। तो वो जब बोलते हैं इस तरह की बात, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं भाग लूँगा, लेकिन मेरी जैसी कक्षा चलती है वैसी कक्षा चलेगी, और कोई मैं एक्स्ट्रा कोई अलग से जो दिखावे के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो इस तरह से करते हैं। अब जो ये एनुअल फंक्शन होता है वो आता है, उस एनुअल फंक्शन के जो चीफ गेस्ट है, जो महामहिम होते हैं, वो चीफ गेस्ट वही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं जिन्होंने उसको प्रयोगों के लिए वो कक्षा सौंपी थी, उनकी छूट दी थी। तो एनुअल फंक्शन आता है, वो चीफ गेस्ट वहाँ आते हैं, उनका स्वागत वगैरह जो तमाम फॉर्मेलिटी एक एनुअल फंक्शन में होती है, घोषणाएं वगैरह वगैरह वो सब होता है। उसके बाद में वहाँ पे प्रदर्शनी शुरू होती है। एक संस्कृत में एक श्लोक बोलने के लिए एक बच्चा आता है, और वो देखते हैं कि वहाँ पे वो बच्चा एक दो शब्द बोलने के बाद में और कांपने लगता है और वो बोल नहीं पाता है, अटक जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि जब रट्टा मारते हैं तो वहाँ जाके एक शब्द बोलने पर पूरा का पूरा आपका जो भी प्रस्तुतिकरण है वो खराब हो जाता है। तो ये उनके साथ भी वहाँ पे हुआ। तो जब एनुअल फंक्शन समाप्त हो जाता है तो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो लक्ष्मीशंकर की क्लास के अंदर जाते हैं। क्लास में उन्होंने जैसे कहा था कि मैं जैसा क्लास चलती है वैसा ही चलाऊँगा, तो वहाँ पर वही हो रहा था, एक कहानी का मंचन हो रहा था। पहले बच्चों ने जो कहानी सुनी थी उस पर वो नाटक कर रहे थे, तो अलग अलग पात्र थे। अब वहाँ पे चूंकि साल भर उन्होंने उसी तरह से काम किया है, तो वो जो भी भाषा थी, जो भी बोलना था, जो कॉन्फिडेंस था बच्चों के अंदर ऑलरेडी था। तो बच्चों ने खुलकर डायलॉग बोले और अच्छे से उसका मंचन किया। ये सब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने देखा, और साथ में उनकी जो प्रदर्शनी थी, उनका जो संग्रहण था अलग अलग घोंसलों का, पक्षियों के अंडों का, पंखों का, पत्तियों का, फलों का, जो भी आसपास की चट्टानों का
और जो भी आस परिवेश के अंदर जो चीज़ें मिलती है, क्योंकि विज्ञान तो सब जगह है, तो उनका जो संग्रहण था उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बहुत पसंद किया। उनको कहा भी कि असली शिक्षा तो यही है। इस तरह से लक्ष्मी शंकर ने बहुत सारे जो बाल शिक्षा मंदिर थे उनके अंदर बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए, और 1920 के दौरान ही आप सोचिए कि उस दौर में बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को भारत की जमीन पर उतारने का काम उन्होंने कर लिया। इसको लेकर जब वो इस तरह इतनी किताबें उन्होंने लिखी, तो वो लिखते भी हैं उन किताबों में कई जगहों पे कि भाई मैं ये जो लिख रहा हूँ इसको देखकर ये हो सकता है कि ये लोग मुझे कहेंगे कि ये पागल है, ये क्या लिख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, अनुशासन तो चाहिए, बच्चे अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, ये सारी बातें का डर उनको था। तो ये सब इसके अलावा उन्होंने उस समय जो 1910-15 में तो विश्व की जो मानी हुई शिक्षाविद थी वो मोंटेसरी थी। मोंटेसरी का उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, बहुत सारी बातें उन्होंने मोंटेसरी की अपने भारत के अंदर उसको लेकर के आए। हालांकि वो सभी बातों से सहमत नहीं थे, कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ से ली। जो मूल भाव था उनका बाल केंद्रित शिक्षा का, उसको उन्होंने वहाँ से लिया और उसको लेकर के उन्होंने फिर भारत के अंदर अपनी संस्कृति और अपने परिवेश के बच्चों के अनुरूप उसको आगे लागू किया। गिजू भाई का जो उनका स्कूल में जो डेडिकेशन था वो इतना था कि आप सोचिए उस समय पर उन्होंने शिक्षा में काम करते हुए, स्कूलों में वास्तविक जमीनी धरातल पे काम करते हुए जितना साहित्य रचा, जितनी कहानियां उन्होंने अपने अनुभव लिखे, आज भी उतने अनुभव कोई इतना लिख नहीं सकता। उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया, माता पिता, बच्चे, टीचर, शिक्षक प्रशिक्षण और भी कई चीज़ों को 20 किताबें उन्होंने माता पिता और बच्चों के लिए लिखी। तो उनका कंट्रीब्यूशन, डेडिकेशन बहुत अधिक था शिक्षा को लेकर, और उस दौरान में था जिस दौरान इस तरह की बातें भी नहीं होती थी। कुछ शिक्षाविद करते थे विदेशों के अंदर, लेकिन भारत में तो उस तरह का प्रचलन नहीं था, और आज़ादी के बाद भी वो प्रचलन कभी नहीं चला। आज भी अगर हम देखें तो हमारे स्कूल वही है, केवल कुछ जगहों को छोड़ दे, कुछ संस्थानों को छोड़ दे तो आम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के वो ही बुरे हाल है। तो मतलब उनका इतना था कि जब वो स्कूल में जाते थे तो बहुत पहले ही जल्दी ही स्कूल चले जाते थे और गेट पे खड़े हो जाते थे, और जो भी बच्चा आता था तो उसको स्वागत कर देते कि आइए मोहन भाई, आइए, जो भी उनका नाम होता था उनको लेकर के, और उनको वेलकम करते थे। और जब जाते तो गुजराती में वो फिर बोलते थे फिर आओ जो, या इस तरह का वो भाषा में, और उनको विदा भी करते थे। तो इस तरह का उनका मुख्य विचार था कि भाई बच्चों की जो मनोभाव है या बच्चों के अंदर का जो मान्यताएं हैं, उनका जो डर है, उसको महत्व देना चाहिए और उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, उनको अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उनको मान्यता मिलनी चाहिए, और बच्चों को बच्चा मानकर इग्नोर नहीं करना। गांधी जी ने तो क्योंकि ये उन्हीं के दौर के हैं, गिजू भाई भी 1920 के आसपास, तो उन्होंने उसको, क्योंकि गिजू भाई के ऐसे मूछें थी तो उन्होंने उनको, एक जगह मैंने पढ़ा था कि उन्होंने उनको मुछाली माँ का खिताब दिया। तो ये गांधी जी के द्वारा भी उनको इतना प्रोत्साहन दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और दिवा स्वप्न में जो भी लिखा गया है ये एक महान कृति है, और इसकी सभी जो भी प्रयोग हैं यदि हम उनके अपने स्कूलों में हम अपना लें तो उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और बच्चों से ही देश है, और दिवा स्वप्न के जो भी अनुप्रयोग अगर हम उनको अपनाते हैं हमारे स्कूलों में तो ये देश अलग ही किस्म का, अलग ही लेवल का, अलग ही सोसाइटी बनेगी। गिजू भाई का जो इसके अलावा मुख्य जो उनका जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो वो सोचते थे या जो उन्होंने बोला लिखा उसको जमीनी धरातल पर उन्होंने इसको करके भी दिखाया। उनके जो शिक्षा मंदिर थे, दक्षिण मूर्ति शिक्षा मंदिर, उनके अंदर उन्होंने इतने प्रयोगों को लागू किया, और बाकी लोगों ने भी शिक्षा पे बात करी, गांधी ने बात करी, विनोबा भावे ने बात करी, लेकिन इन लोगों ने अपना शिक्षा दर्शन लिखा, लेकिन वो बच्चों के साथ सीधे इतना संवाद नहीं कर पाए। गिजू भाई ने बच्चों के साथ सीधा उन्होंने जो भी प्रयोग थे उनको उन्होंने किया। और पिटाई, जो उस समय छड़ी लेकर टीचर होते थे तो उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी बोला। घर पे भी जो माता पिता बच्चों की पिटाई करते थे और उसके खिलाफ भी उन्होंने एक वानर सेना जैसा कुछ बनाया था, और जब भी कोई पिटाई करता है कोई माँ बाप तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर उनके घर उनसे सवाल जवाब करने चले जाते। इस तरह के कई कार्य भी उन्होंने किए।
तो मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनका साहित्य हमको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन दीवा स्वप्न को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम शिक्षक ये सोचते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए, और मैं कहता हूँ कि जब आप दीवा स्वप्न पढ़ेंगे तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपके शिक्षक के रूप में सोचने और समझने की तमाम मानसिक अन्वेषण की चीज़ों को बदल कर रख देगी। दीवा स्वप्न का जो अभी तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने करीब 11 भाषाओं में उन्होंने उसको प्रकाशित किया है, और हम सभी को ज़रूर ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इससे पहले ही, लेकिन बहुत पहले, अगर आप 10, 15, 20 साल पहले जाएं तो राजस्थान सरकार, मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है कि राजस्थान सरकार ने ये एक मैगजीन निकाल दी थी, टीचर टुडे, उसके अंदर दीवा स्वप्न को हिंदी और इंग्लिश में पूरा छापा था। तो ये काफ़ी समय पहले से ये आ रही है, लेकिन फिर भी एक जन सामान्य शिक्षकों के बीच में इतनी ये पॉपुलर पुस्तक अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को, हम सभी को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर ये कठिन काम है, लेकिन अगर हम इस पे भरोसा करते हैं तो ये पुस्तक को आप सभी जरूर पढ़िए।